द एटर्निटी क्लब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मोस के बारे में, लेकिन उसके पहले एक हमेशा की तरह हमारे चैनल की पहचान एक कोट। तो आज का कोट हम लेके चलते हैं हमारे स्पेस जीनियस, स्पेस जाइंट मिस्टर एलन मस्क की तरफ से। उन्होंने ये कहा, अगर हम किसी को 30 डेज़ देते हैं कोई काम करने के लिए तो वो उसको 30 डेज़ में ही कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 30 डेज़ दूँ अपना घर साफ़ करने के लिए तो आप 30 डेज़ में ही उस घर को साफ़ करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं आपको वही काम 3 घंटे में कहूँ करने के लिए तो आप उसे 3 घंटे में करेंगे। इसे ही कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप उस काम को जल्दी, इसे ही पोटेंशियल कहते हैं। और यही होता है आपके गोल्स और एम्बिशन के साथ भी। अगर आप अपने गोल्स और एम्बिशंस को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं तो आपका गोल्स और एम्बिशन जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उसी एक शेड्यूल के साथ करते हैं काम, अपने सारे कामों को, तो आपका गोल और जो एम्बिशन है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी एक रशियन वर्ड है एक्चुअली। तो कॉस्मोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स की और अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में। हम इसके अंदर जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, जो इतनी सारी यूनिवर्स की ज्योमेट्री है वो कैसे काम करती है, हमारा जो इतना बड़ा मैग्निफिसेंट यूनिवर्स का जो सिस्टम है इतने अच्छे से कैसे काम कर लेता है, जो सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही क्यों घूमते हैं, कभी अपने ऑर्बिट से क्यों नहीं हटते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर जानते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट विद रियली बिगिनिंग। बहुत पहले से स्टार्टिंग करते हैं, लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले की बात करते हैं हम, जब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस भरा हुआ था। मतलब उस टाइम ना कोई लाइट था, ना कोई न्यूट्रॉन था, ना कोई प्रोटॉन था, ना इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं था इस पूरे यूनिवर्स में सिवाय डीप स्पेस और सिर्फ अंधेरे के। कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरा यूनिवर्स काम करने लगा। तो हम बात करते हैं आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो की, यानी कि बिग बैंग थ्योरी की, जिसे दिया था स्टीफन हॉकिंग ने और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसके बारे में बताया था। लेकिन हम बात करेंगे आज सबसे प्रसिद्ध जो थ्योरी जिसे कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो हम आपको एक एनिमेशन दिखाते हैं। सबसे पहले ये एक सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी फटी और जैसे ही ये फटी इससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण चालू कर दिया और पूरा का पूरा ब्रह्मांड आज ऐसे ही काम करता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल ऐसा जो आपके मन में भी आया होगा कि बिग बैंग के पहले क्या था स्पेस में। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। स्पेस के अंदर बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था, ना न्यूट्रॉन्स, ना प्रोटॉन्स, ना इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा स्पेस पूरा एम्प्टी था और हर जगह सिर्फ और सिर्फ डीप और डार्क स्पेस था, कुछ भी नहीं था। दैट्स द आंसर फॉर दिस। तो बात करते हैं बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग शुरू हुआ था आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले और आज तक चलता ही जा रहा है। मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड करता ही जा रहा है और हमें नहीं पता वो कब तक एक्सपेंड करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि एक बार जब वो एक्सपेंड हो जाएगा तो वो दोबारा रिट्रैक्ट करेगा, किसी कपड़े की तरह चाहे या स्प्रिंग की तरह। हम उसे जब जितना ज़्यादा खींच देते हैं तो वापस अपने शेप में आता है। तो बिग बैंग भी अभी खींच रहा है और वो धीरे धीरे वापस अपने शेप में वापस आ जाएगा। जैसा कि आप ये देख ही सकते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स में तो बिग बैंग में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सब सेकेंड्स में होता गया। 380 ईयर्स के बाद अचानक से स्टार्स के फॉर्मेशन चालू हो गई। स्टार डस्ट की वजह से स्टार्स बने तो उनके आसपास ग्रेविटेशनल पुल भी बना। ग्रेविटेशनल पुल बना तो जितने भी आसपास रॉकी मटेरियल्स थे वो धीरे धीरे इकट्ठा होते गए और इकट्ठा होते होते जो है अलग अलग प्लैनेट्स और नए नए स्टार्स का फॉर्मेशन करते गए। अब बात करते हैं हम, जब बिग बैंग के बाद क्या होने लगा। सबसे पहले स्टार्स बाहर आए 250 मिलियन ईयर्स के बाद बिग बैंग के। ये स्टार्स बने हुए थे स्टार डस्ट के, जो कि बिग बैंग अपने पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे जाता जा रहा था वैसे वैसे स्टार डस्ट कलेक्ट होता जा रहा था। उसी स्टार डस्ट के आज ह्यूमंस भी बने हुए हैं और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे स्टार डस्ट के ही बने हुए हैं। ये एक फैक्ट है जो कि शायद आपको ना पता हो। लेकिन जो भी स्टार्स हैं उन सब के वजह से ही आज की गैलेक्सीज़ बनी हुई है। अभी हम बात करने वाले हैं गैलेक्सीज़ के बारे में।
तो गैलेक्सीज़ भी बहुत सारी थी। गैलेक्सीज़ को फॉर्मेशन होने में भी बहुत टाइम लगा। जैसे जैसे स्टार्स बनते गए वैसे वैसे गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन होता गया। जितने ज़्यादा स्टार्स उतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़, और हर गैलेक्सीज़ के बीच में एक सुपर मैसिव जाइंट ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कुछ स्टार्स के बारे में। जैसे कि सबसे बड़ा स्टार जो अभी हाल ही में खोजा गया उसका नाम है स्टीफन सी 2118। वो बहुत बड़ा स्टार है। अब बात करते हैं हम प्लैनेट्स के बारे में जो कि धीरे धीरे फॉर्म हुए थे स्टारडस्ट से। धीरे धीरे जैसे ही स्टारडस्ट कलेक्ट होता गया तो उसने हमारा सोलर सिस्टम का सन बनाया। जैसे उसने सन बनाया उसके बाद उसने सन की ग्रेविटेशनल पुल बनाया। सन का जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल आया तो धीरे धीरे जितना भी स्टारडस्ट आसपास सन के था वो सारा धीरे धीरे एक कलेक्शन में कलेक्ट होता गया, और जैसे जैसे ग्रेविटी ने उसको घुमाया, घूमते घूमते धीरे धीरे सारे के सारे गैसियस प्लैनेट और सारे के सारे रॉकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि गैसियस प्लैनेट ही क्यों, उनके अंदर क्या कोई कोर नहीं है? जी हाँ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो पूरे गैस के बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि गैसियस प्लैनेट मार्स के बाद है, और ऐसा सच है। मार्स के बाद जितने भी गैसेस प्लैनेट हैं वो सारे एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले बने थे और उसके बाद वो पीछे चले गए। जो भी प्लैनेट आगे की तरफ होता है उसकी गैसेस गर्म होकर एटमॉस्फेयर बना देती है, इसी वजह से वो सारे गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ये प्लैनेट जो रॉकी है वो सन के ज़्यादा करीब है। अब सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो वीनस है। अब हम बात करते हैं कि हमारा मून कैसे बना था। हमारा मून जो है अर्थ से बहुत पहले एक डिब्रे से टकराया था, एक बहुत ही बड़ा पत्थर टकराया था जिसका नाम था थिया। जब उसने अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाला तब अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और जितने भी अर्थ के ऊपर जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स और रॉक्स वगैरह थे वो बहुत दूर दूर जाके उड़ गए। खासकर आज भी जो है मार्स के ऊपर अर्थ के जैसे पत्थर पाए जाते हैं क्योंकि वो इसी इम्पैक्ट की वजह से मार्स के ऊपर पहुंच गए थे। तो इसके इम्पैक्ट के बाद जितना भी मटेरियल जो अर्थ के बाहर निकल गया था उसने एक सैटर्न की तरह रिंग बना ली जिसको हम कहते हैं डिस्क ऑफ डेब्रिस। जितना भी मतलब टूटा हुआ पार्टिकल्स है उन सब ने एक डिस्क तैयार कर ली, और समय के साथ साथ जैसे कि सन के अराउंड जब ये सारे के सारे डेब्रिस घूम रहे थे वो प्लैनेट का शेप ले लेते हैं, उसी के साथ ऐसे जब ये डेब्रिस घूम रहे थे अर्थ के अराउंड उन्होंने मून का शेप ले लिया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे।